स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 10th के नए लेसन की माने स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और नया लेसन आपका जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में आप जो है क्लास 9th में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उसके जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, ये सारी कुछ चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा हम आपको रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे, पीछे का थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तो आपकी इस क्लास की चीज़ें और बढ़िया से समझ में आएंगी। तो किस कंडीशन में, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किस कंडीशन में टू वेरिएबल्स इक्वेशन की जरूरत पड़ती है और वो कंडीशन क्या है। और कंडीशन सीधे तौर बेटा ये होती है कि अगर हमें दो क्वांटिटी अननोन दो क्वांटिटी हैं और उनके सम या माइनस या डिफरेंस या प्रोडक्ट या कोशेंट के बारे में पता है, लेकिन दोनों क्वांटिटियाँ अलग अलग हैं, हमें अननोन क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ पे आप आपको एक एग्जांपल देते हैं कि लेट टू बैट्समैन ऑफ इंडिया मेक 170 runs in a inning। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको केवल दो माने ये पता है कि दो बैट्समैन, इंडिया के भारतीय टीम के दो बैट्समैन और उन्होंने 170 रन बनाए। तो क्लियर है यहाँ पे दोनों ने अलग अलग कितने रन बनाए, दोनों के रन्स की क्वांटिटी आपको अलग अलग नहीं पता है। तो इस केस में आप दोनों का सम पता है कि दोनों ने 170 रन बनाए, बोथ आर माने कंट्रीब्यूट फॉर टीम 170 रन। लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलरली जो उनका पर्सनली माने जो है उन दोनों बैट्समैन का उन्होंने अपना कितना खुद का कितना स्कोर किया वो आपको इसमें पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको यानी कि टू वेरिएबल्स इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। या पिछली क्लास में भी देखा होगा आपने कि कहीं पता है कि 3 पेन्स और 2 नोटबुक की कास्ट जो है 160 रुपीज़ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी एक नोटबुक की और एक माने पेन की कास्ट कितनी है नहीं पता है, आपको वहाँ पे टोटल दिया रहता है। इस केस में भी जैसे कि 3 पेन्स और 2 नोटबुक की कास्ट इतनी रुपये, कुछ 20 रुपये दिया हुआ है। तो ऐसे में जो है आपको वहाँ पे दोनों की अलग अलग क्वांटिटी नहीं पता रहती, इसलिए ऐसे में हम दो वेरिएबल मानते हैं वहाँ पे। जैसे कि अब यहाँ पे ही मान लेंगे कि लेट वन बैट्समैन कंट्रीब्यूट X runs and other batsmen contribute Y runs। जब आप इस तरह से यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एक बैट्समैन X रन बनाता है और दूसरा बैट्समैन Y रन बनाता है, क्योंकि दोनों बैट्समैन का क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पे प्रॉब्लम दी हुई इसमें बताया हुआ कि दोनों बैट्समैन का जो सम है 170 रन है। तो अब यहाँ पे आप इक्वेशन बना सकते हैं कि सो X प्लस Y इक्वल टू 170 रन। या अनदर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स इक्वल टू है आपकी 350 रुपीज़। तो ये कंडीशन, यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखिए बेटा कि कहाँ क्यों हमें जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन है द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक इक्वल टू 350 रुपीज़। यहाँ पे एक पेन्स या एक नोटबुक की जो है हमें प्राइस या कास्ट नहीं पता है। तो ऐसे में भी हमें जो है दोनों क्वांटिटियाँ के जो पर्सनल यानी कि एक पेन या एक नोटबुक की कास्ट हमें नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमें दो वेरिएबल की इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे भी मान लेंगे हम कि जाहिर सी बात है लेट कास्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹X and cost of 1 notebook इक्वल टू ₹Y। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप 3 पेन्स की कॉस्ट यानी कि 3x होगी, सो 3x और 2 नोटबुक की कास्ट, एक नोटबुक की कास्ट Y रुपीज़ है तो 2 नोटबुक की कास्ट यानी कि 3x प्लस 2y और दोनों का मिल करके जो प्राइस है वो 350 है। तो बेटा इन कंडीशंस में जो है टू वेरिएबल के हमें इक्वेशन बनाने की आवश्यकता होती है और इस तरह के इक्वेशंस आप 9th में पढ़ चुके हैं। हमें खाली केवल आपको यहाँ पे याद दिलाना था, मेमोराइज करना था कि कौन कौन सी कंडीशनें होती हैं। यानी सीरीज बात
दो अननोन क्वांटिटी जब हमें मिलती है, एक अननोन क्वांटिटी हमें पता करनी होती है मैथ्स में, तो हम एक वेरिएबल के इक्वेशंस बनाते हैं। अब ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें दो अननोन क्वांटिटी पता करनी होती है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम दो वेरिएबल का इक्वेशन बनाते हैं, और इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इक्वल होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a, b एंड c आर कांस्टेंट। और a, b, c तीनों कांस्टेंट होते हैं। इसमें और भी एक शर्त होती है कि a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0, या इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं कि यानी कि r a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये बेटा आपके इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे a और b, c जो तीनों कांस्टेंट होते हैं, तो इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है कि जहाँ पे आप समझिए कि अगर a और b दोनों 0 हो गए तो आप यहाँ पे आइए, अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ पे b 0 हो गया तो 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन का जो है अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कांस्टेंट a, b, c है तो उसमें a और b बोथ कैन नॉट बी 0, और उसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पीछे की चीजें आपकी सारी हैं, और यहाँ पे इसी इक्वेशन को, इसका इक्वेशन का टू वेरिएबल के जो इक्वेशन होते हैं उनका जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है कि आप जब इसके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे तो सॉल्यूशंस के बारे में और थोड़ा सा लाइन ग्राफ, तो अब थोड़ा सा और पीछे चलिए। जब आप जाते हैं ax प्लस b इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, छोटी क्लासों की चीजें हैं, इनको भी आप इनके सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे आप ड्रा करते हैं, नंबर लाइन पे इनका भी रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए कि क्वेश्चन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जाहिर सी बात है x इक्वल टू 1/2, और x इक्वल टू 1/2 को जब आप ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे, जाहिर सी बात है 1/2 यहाँ पे होगा आपका 1/2, और इसको हम कहेंगे कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है। इसके जो सॉल्यूशंस को हम लाइन पे, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो इक्वेशंस हैं उनके नंबर लाइंस के रिलेशन होते हैं, आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और 8 में भी पढ़ चुके हैं, और 9th में आप जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के सॉल्यूशन भी आप निकाल चुके हैं, उनको नंबर लाइन पे ड्रा भी कर चुके हैं, और नंबर लाइन के अलावा जो आप उनको ग्राफ पे भी ड्रा कर चुके हैं। और जैसे कि ग्राफ पे आप ड्रा करते हैं तो आपको याद होगा कि क्लियर है कि जैसे आपको एक इक्वेशन ले लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हम आपको लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल दे रहे हैं आपको। जैसे कि पहला इक्वेशन ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ पे। अब इनके इन्हीं को, इस तरह के सॉल्यूशंस को, दो इक्वेशंस हैं, और इस तरह के इक्वेशन को, सारी सॉल्यूशन नहीं, इस तरह के इक्वेशन को हम बोलते हैं यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस तरह के बेटा के, अब आप जो है पिछली क्लास में सपोज दैट आप लीजिए कि केवल आप जो है एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, केवल आप इसके बारे में समझिए कि अगर आपके पास पेयर नहीं है, केवल x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो इसके सॉल्यूशंस, तो जब इसके सॉल्यूशंस आप निकालना चालू करेंगे तो इसका सॉल्यूशंस का मतलब हो जाएगा कि y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, दैट इज y डिपेंड करेगा हमेशा x की वैल्यू पे। जैसे आप अगर x टेंड टू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 5 माइनस 0, y इक्वल टू 5,
उसी तरह से x टेंड टू 1 लेते हैं तो क्लियर होगा कि y इक्वल टू हो जाएगा 5 - 1 या y इक्वल टू 4। तो क्लियर है बेटा। हम देखिए आपको एक इक्वेशन के बारे में समझा रहे हैं कि एक इक्वेशन अगर आप इस तरह से लेते हैं जो 9th में आप पढ़ चुके हैं, तो जब एक इक्वेशन आप लेते हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पे y इक्वल टू जब यहाँ पे आप करते हो y इक्वल टू 5 - x, तो क्लियर है कि जो y की वैल्यू हमेशा x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। आप x 0 लिए तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5, x 1 लिए तो y की वैल्यू आ गई आपकी 4, x 2 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3, यानी कि आप x इनफाइनाइट ले सकते हैं। तो क्लियर है कि x की जो वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो क्लियर है कि y की भी वैल्यू x के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो y की भी वैल्यू जो है आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो क्लियर है कि अगर 2 वेरिएबल इक्वेशन की बात हम करते हैं और अगर एक इक्वेशन है तो उसके जो सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, और हमने आपको बताया कि x हम इनफाइनाइट ले सकते हैं तो y भी हम इनफाइनाइट नंबर से आएंगे। तो क्लियर है यहाँ पे कि अगर एक इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो एक इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपके जो है इनफाइनाइट नंबर x होंगे और इनफाइनाइट नंबर y होंगे, और तब यहाँ पे हम जो है इसको कहते हैं कि जाहिर सी बात है एक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं आपके जो सॉल्यूशंस मिलेंगे इनफाइनाइट नंबर यानी कि x और y के रूप में मिलेंगे। और क्लियर है आपने कक्षा 9 में इनको नंबर लाइंस पे ड्रा किया है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन से लेकर के 3 सॉल्यूशन से लेकर के आपने ड्रा किया है। तो इस माने इक्वेशंस की जो लाइन थी वो आपकी स्ट्रेट लाइन बनी थी। याद कर लीजिए कक्षा 9 की कि जब भी आप ax + by + c = 0 कि किसी भी इक्वेशन की जब आप x और y के सॉल्यूशंस इस तरह से पेयर निकाल करके और जब नंबर लाइन पे ड्रा किए थे तो जो नंबर लाइन थी एक स्ट्रेट लाइन बनती थी। अब आपको जो है लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे भी एक बेटा नियम क्लियर कर लीजिए कि किसी भी इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी लाइन से उस इक्वेशन की लाइन से क्या संबंध होता है। तो आप जनरली बोलेंगे कि इफ द x एंड y आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन then it is clear that they lie, यानी कि x y are lie on the number line by represented it माने their corresponding equations, यानी कि x y अगर सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन के ax + by + c के इक्वल टू 0 के, तो क्लियर है कि x y जो है ax + by + c इक्वल टू 0 की जो लाइन होगी ग्राफ पे उस लाइन पे वो लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। और यहाँ पे आपका ये भी क्लियर हो गया कि ax + by + c इक्वल टू 0 अगर एक इक्वेशन है तो उसकी क्लियर है कि उसकी लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। अब यहाँ पे आपने ये भी देख लिया कि x + y = 5 के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब बेटा जब आप पेयर की बात करते हैं, अब हम इसको हटा रहे हैं, अब हम आ रहे हैं कक्षा 10 पेयर की बात। जब हम पेयर्स की जब बात कर लेते हैं हम तो यहाँ पे x + y = 5 और x - y = 1। अब यहाँ पे जब x + y = 5 आप कर रहे थे तो x के भी इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन आ रहे थे और y के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे जो है x और y के माने दोनों इक्वेशंस की जब हम बात करेंगे यानी कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पेयर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है x और y के जो सॉल्यूशंस होंगे वो दोनों इक्वेशन को कहने का मतलब कि सेटिस्फाई करने चाहिए। यानी कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब कि जाहिर सी बात है x + y = 5 होना चाहिए और x - y = भी 5 होना चाहिए। अब लेके देखिए जरा पे यहाँ पे यानी कि x = अगर आप यहाँ पे 3 लेते हैं और y = 2 लेते हैं तो यहाँ पे LHS में आएंगे आप तो 3 + 2 = 5। तो क्लियर है कि LHS = हो रहा है यहाँ पे RHS के, क्योंकि RHS भी 5 है। तो इस इक्वेशन को तो 3 और 2 यानी कि x = 3 y = 3 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए कि LHS में भी आपका 5 आया और RHS आपका 5 ऑलरेडी है। अब लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे अब आपने देखा था कि एक इक्वेशन अगर है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे जो आपके सॉल्यूशन x और y क्या है ये दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तब इनके सॉल्यूशन माने जाएंगे। तो यहाँ पे अब क्लियर है कि दूसरे इक्वेशन को जब आप उठाएंगे इक्वेशन 2 को उठाएंगे, यहाँ बहरहाल इक्वेशन 1 में आपने वैल्यू पुट की थी, तो अब यहाँ पे इक्वेशन 2 में जब उठाएंगे तो 3 यानी कि तब x की जगह 3 y की जगह आप 2 ले रहे हैं तो 3 - 2 = 1। यहाँ पे भी क्लियर है कि LHS = RHS है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप
LHS इक्वल टू RHS पा रहे हो। तो क्लियर है कि यह जो सॉल्यूशंस हैं x और y के, यानी कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं बेटा। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन का हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया कि ये सॉल्यूशन जो है दोनों इक्वेशन को जो x और y के पेयर होंगे, यानी जाहिर बात है यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशंस का पेयर मिल रहा है वो 3 और 2 मिल रहा है। तो ये 3 2 x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये जो सॉल्यूशंस हैं इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं LHS और RHS को। तो क्लियर है कि 3 और 2, यहाँ पे फिर अब नंबर लाइन पे आप जाएंगे तो 3 और 2, जाहिर सी बात है ये दोनों पॉइंट जो हैं, यानी कि एक पॉइंट सॉरी ये पॉइंट जो है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 2 यानी कि x 3 और y 2 रहेगा। तो यह इन इक्वेशंस को कहने का मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर बेटा? तो ये है अंतर आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के माने सॉल्यूशंस में और लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस में। ये अंतर मेनली यही अंतर है कि अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर एक इक्वेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे x और y दोनों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, और अगर आप माने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो जाहिर बात है उतने ही सॉल्यूशंस इसके होंगे, यानी कि जितने जो सॉल्यूशंस यानी कि x और y के जो पेयर हैं वो दोनों इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेंगे वही मात्र सॉल्यूशंस इसके कहे जाएंगे बेटा। ठीक है, अब आगे की चीजें हम फिर आपको अभी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम आपको जो है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, और नंबर लाइंस का और जो नंबर लाइन्स नहीं सॉरी लाइंस का जो ग्राफ माने इक्वेशन की लाइंस होंगी वो किस तरह की होंगी उसके बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। अब बेटा आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल या इन 2 वेरिएबल्स हैं तो उनको हम दोनों इक्वेशंस को कौन सा जनरल फॉर्म होगा, तो जाहिर बात है पहली इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जो पहला इक्वेशन होगा आप उनके जो भी कोफिशिएंट हैं यानी कि x के कोफिशिएंट को जो a होता है a1 कहेंगे, y के कोफिशिएंट जो b होता है उसको b1 कहेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c1 कहेंगे पहले इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं। क्योंकि आगे चल के आपको कोफिशिएंट इसमें भी माने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में, तो आपको कोफिशिएंट बहुत बढ़िया से समझ लेना है। और उसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन पेयर में आपको मिलेगा उसके जो x के कोफिशिएंट को आप a2 कहेंगे, y के कोफिशिएंट को b2 कहेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको c2 कहेंगे। अब यहाँ पे क्लियर है कि आप इसको समझ चुके होंगे कि जो भी 2 इक्वेशंस होंगे इस फॉर्म के होंगे, और आपको ऑलरेडी जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और इनके बारे में क्लास 9th में आपको कि यानी कि अगर बताया जा चुका है, यहाँ पे साइड में आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपको कह दिया जाए कि 2x इक्वल टू 5 या 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो ये लीनियर इक्वेशन में विथ 1 वेरिएबल है, इन 1 वेरिएबल है आपका। लेकिन यहाँ पे आप इसको भी लिखने के लिए आपको 9th में ही बताया गया था कि आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। 9th में आपका इस तरह से सिखाया गया है, या आपको खाली ये कह दिया जाए कि 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 भी लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल है, इसको भी आप 2 वेरिएबल में आप लिख सकते हैं, यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान आपको 9th में काफ़ी कुछ पढ़ाया जा चुका, काफ़ी इक्वेशन से दिए हुए थे घुमा फिरा के कि आपको कैसे लिखना है। जैसे कि y इक्वल टू आपको 5 कर दे तो आपको इसको भी बनाने के लिए आपको दिया गया था कि आप इस पे यहाँ पे भी x दें तो आप लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस y, और ये 5 इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड में माइनस 5 इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखने के लिए 9th में सारा बताया गया, तो यहाँ पे भी आपको a और b और c मिल जाते हैं। इसमें भी जैसे आप इसको यहाँ लिखे आपने, यहाँ पे आप इसको लिखे और इसको आपने यहाँ पे लिख दिया, तो सब में देखेंगे तो आप माने सारे जो इक्वेशन हमने लिख दिए जो है, तो ये 1 वेरिएबल लेकिन इसको 2 वेरिएबल में लिखा जा सकता है 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे भी a
और B और C मिल जाते हैं, A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 0 और C इक्वल टू -5। उसी तरह से आपको इसमें भी 2y - 2 इक्वल टू 0, जैसा इसमें x नहीं है तो आप यहाँ पे 0 × x प्लस 2y - 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी आप a और ax प्लस by और प्लस c के रूप में पा जाते हैं। यहाँ पे केवल y इक्वल टू 5 है ऑलरेडी, तो इसको भी आप ax प्लस by प्लस c के रूप में लिख सकते हैं, 0 × x प्लस y और -5 इक्वल टू 0। अब बेटा आपको हम थोड़ा सा चीजें जो है वो तो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, इसी लेसन के नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, लेकिन हम आपको यही बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको हमने बताया, अभी पीछे भी बताया हमने आपको कि इसी वीडियो में कि जो सॉल्यूशंस होते हैं एक्स वाई, वो किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो जो है उस इक्वेशन की लाइन पर ऑलरेडी लाई करते हैं, यानी उस लाइन पर ही स्थित होते हैं। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इक्वेशंस के सॉल्यूशन का लाइन का आपस में रिलेशन है, और वह रिलेशन कैसे होगा, उस रिलेशन का कैसे काम होगा, ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताया जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे लाइंस कैसी होती है, अगर क्योंकि आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो दो इक्वेशंस है, तो आपने क्लास 9th में लाइन ड्रा की थी एक इक्वेशंस की और एक स्ट्रेट लाइन हुई थी। तो क्लियर है यहाँ पे आप जब इन दोनों इक्वेशंस की लाइन ड्रा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इसकी होगी और एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि जिसको सरल रेखा हिंदी में बोलेंगे, एक इक्वेशन 1 की और एक इक्वेशन 2 की लाइनें होंगी। अब एक प्लेन पे दो लाइनें होंगी, तो अब एक प्लेन पे जो दो लाइनें होती हैं बेटा, आप यहाँ देखेंगे तो पहली 3 कंडीशन हो सकती है। 3 कंडीशन में पहली कंडीशन हो सकती है कि वह दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? यही होना है। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो होनी है वो होनी है कि एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे के पैरेलल, और तीसरी कंडीशन हो सकती है, यानी कि तब यहाँ पे तीसरी कंडीशन जो होगी, एक लाइन इस इक्वेशन की ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन जो है इस तरह से, कहने मतलब कि इस तरह से आपका जो है एक लाइन ये और दूसरी भी लाइन इसी लाइन पे जा रही है, तो इस तरह की जो लाइन सिचुएशन मिलेंगी आपको, वो जो है इनको आप कहेंगे इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है ये जो है पैरेलल्स हैं एक दूसरे के, और इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट है, यानी कि जब एक लाइन दूसरी लाइन दोनों एक दूसरे को कहने मतलब कवर करेंगी, पहले इक्वेशन की लाइन और दूसरे इक्वेशन की लाइन, दोनों लाइन से जो है एक दूसरे को जब कवर करेंगी, एक दूसरे को पूरी तरह से कवर करेंगी, तो ऐसी लाइन दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही है, इसको हम कहेंगे कि तब। अब क्लियर है बेटा? यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं हो सकती अगर दो लाइनें ए और बी हैं। क्लियर है? यहाँ पे एक लाइन हो गई और एक लाइन बी हो गई, तो ए बी एक पोजीशन तो ये होगी कि एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और दूसरी कंडीशन होगी कि ए और बी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और तीसरी कंडीशन होगी कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि ए और बी दोनों एक सेम बिंदुओं से होकर जाएंगी। तो ये चीजें आप जो है यहाँ पे लाइन का बस केवल इतना ध्यान रखिए कि आप जब दोनों इक्वेशन के a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की लाइन जब आप जो है इक्वेशन पेयर के इक्वेशन पे पेयर ऑफ इक्वेशन माने इक्वेशन के पेयर माने जो पेयर्स ऑफ इक्वेशन लीनियर रहेंगी, इनकी जब लाइन आप ड्रा करोगे तो तीनों कंडीशंस में लाइनें हो सकती हैं उनकी, या तो उनकी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी दोनों की, या तो एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, या तो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होंगी। तो क्लियर है? आप इसको अगले चैप्टर में ऑलरेडी फिर अगले एक्सरसाइज में अगली एक्सरसाइज में आप इसी का दो एक्सरसाइज में आगे फिर इनके कोफिशिएंट्स के हिसाब से इन लाइंस का और उनके सॉल्यूशंस का जो रिलेशन होगा अगली एक्सरसाइज में आप बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा काम भी इस पे है दो एक्सरसाइजों में। और यहाँ पे जो है आपका जो है हम यहाँ पे इतनी जानकारी दे दे रहे हैं कि इस दो इक्वेशंस होंगे तो दो लाइन्स होंगी उनकी, और दो लाइन होंगी तो किसी एक प्लेन पे दो लाइनों का क्या आपस में रिलेशन होगा, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्लियर है? अब आगे हम चलते हैं बेटा आपको इस माने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, और उसको जो है आप कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर्स 7 years ago I was 7 times as old as you were, और then also 3 years from now or I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically, यानी कि आपको यहाँ पे इक्वेशन भी बनाना है। इस सिचुएशन में दो सिचुएशंस यहाँ पे दिए हुए हैं,
दो इक्वेशन से बनेंगे और उनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली आप कक्षा 9 में एक इक्वेशंस की लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए हैं, उसी तरह से कक्षा 10 में आपको दोनों इक्वेशंस की लाइन को माने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेपर पे पहले सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप हिंदी में समझ लीजिए कि आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 ईयर एगो, यानी कि 7 ईयर पहले आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, यानी कि तुम उस समय जितने साल की थी 7 साल पहले, उसका मैं 7 टाइम्स था। पहली कंडीशन तो यही है। तो यहाँ पे अब दो अननोन चीजें हैं, एक आफ्ताब की एज है और एक उनकी लड़की की एज है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 2 वेरिएबल्स में इनको सपोज करेंगे। तो यहाँ पे जब आप सोल्यूशन शुरू करेंगे तो सोल्यूशन से आप मानेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब equal to x year and his daughter equal to y years। अब आपने प्रेजेंट एज इनकी मान ली। यहाँ पे दो वेरिएबल की केस ही है, दो सिचुएशन है, दो अननोन क्वांटिटियां हैं आपके, आफ्ताब की एज भी और उनकी लड़की की भी, दोनों अननोन क्वांटिटियां हैं और दो सिचुएशन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप मान लिया, आपने सपोज कर लिया कि आफ्ताब की एज x ईयर्स है और प्रेजेंट एज और उसके डॉटर की y ईयर्स है। अब आप कंडीशन फर्स्ट पे आएंगे, जो सिचुएशन फर्स्ट है, यानी कि इन केस फर्स्ट। इन केस फर्स्ट क्लियर, ध्यान से देखिए। केस फर्स्ट में क्या है, आफ्ताब कह रहे हैं कि 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम। तो 7 ईयर एगो आफ्ताब की एज आपने अभी प्रेजेंट में माना है यक्स, तो क्लियर है, जाहिर सी बात आप अपने ऊपर ही अंदाज लगा के देखिए कि आज आप जितने वर्ष के हैं, अगर 7 साल पहले का कितने के होंगे, यानी कि आज की एज में 7 जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्लियर है यहाँ पे कि आफ्ताब की 7 ईयर्स माने पहले जो है, या आफ्ताब की जो एज होगी 7 ईयर्स एगो, यानी कि x माइनस 7। अभी हम इक्वल का निशान नहीं लगा रहे बेटा, आपको अभी समझाते हैं। इनकी हो गई 7 ईयर पहले x माइनस 7 और लड़की की उनके हो गई y माइनस 7। अब इक्वल तो है नहीं, क्योंकि कंडीशन जो कह रही है कि 7 ईयर से पहले जो आफ्ताब थे वो 7 ईयर पहले जो उनकी लड़की की उम्र थी उसका 7 टाइम थे। तो क्लियर है कि x माइनस 7 जो आफ्ताब की उम्र है 7 ईयर पहले, वह जो है 7 टाइम है उनकी लड़की की उम्र की। तो जाहिर बात है, या तो हम इनकी उम्र में 7 का डिवाइड करें, या तो लड़की की उम्र को हम 7 टाइम जो लड़की की एज है उसको बढ़ा दें। तो यहाँ पे ये बढ़ा देना बल्कि जनरली सही रहेगा। तो आपका अब यहाँ पे इक्वल का निशान लगा देंगे, क्योंकि लड़की की उम्र जो थी उनकी उसके उम्र के आफ्ताब की उम्र 7 टाइम्स ज़्यादा थी। तो ऑलरेडी x माइनस 7 y माइनस 7 का 7 टाइम है। तो क्लियर है कि यहाँ पे हम y माइनस 7 को 7 टाइम करेंगे, तो इक्वेशन में आप इक्वल का निशान लगाएंगे और दोनों लेफ्ट हैंड और RHS माने जो है लेफ्ट हैंड साइड, RHS साइड इक्वल होगी। अब आप यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 7 7 जा 49। क्लियर है, x लेफ्ट हैंड में सारे को लीजिए, x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा x माइनस 7y और प्लस 49 और 7 42 इक्वल टू 0। आपका ये इक्वेशन आपका रेडी है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 इन केस फर्स्ट में। अब आपका इस यहाँ पे इक्वेशन डाल दीजिए, इक्वेशन उसी तरह से इन केस सेकेंड, इन केस सेकेंड। अब फिर क्वेश्चन पे आइए, सेकेंड केस में आफ्ताब अपनी लड़की से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज जो प्रेजेंट की बात है उससे कह रहे हैं कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि 3 साल के बाद। हिंदी में समझ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बढ़िया से समझ में आएगा क्वेश्चन कि अब आप कह रहे हैं दूसरी केस में कि 3 साल बाद 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, शैल से भी आप पकड़ सकते हैं, फ्यूचर टेंस की वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको फ्यूचर के बारे में कह रहे हैं, तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं कि आगे की बात है। तो आगे जो है यानी कि 3 साल, यानी कि तब आप प्लस हो जाएगी एज दोनों की जो है, और यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी आज से 3 साल बाद, यानी कि x प्लस 3 होंगे ये, और लड़की की उनकी उम्र y प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट है आपने x और y माना है। अब वहां पे कंडीशन क्या है कि फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि 3 साल बाद तुम जितने की भी रहोगी, जो भी एज तुम्हारी रहेगी उसका हम 3 टाइम रहेंगे। तो क्लियर है कि x प्लस 3 y प्लस 3 का 3 टाइम है।
तो या तो हम इसको 3 टाइम करते हैं या तो इसमें 3 का डिवाइड करें। अगर आप डिवाइड भी करते हैं तो 3 लास्टली उधर ही जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो आप यहाँ पे ही इसको 3 टाइम की लड़की की एज को बढ़ा देंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS होगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 या 9। अब सारे को आप जो है LHS में लाएंगे तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0 या x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 में से माइनस 9 ऐड होगा तो माइनस 6 आएगा। अब आपके बेटा ये दो इक्वेशंस बन गए। आपका जो अलजेब्रिक काम था वो हो गया, यानी कि अलजेब्रा के हिसाब से आपने दो इक्वेशन बना लिया। पहला इक्वेशन बना x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन बना x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी आपका अलजेब्रिक तैयार है। अब उसके बाद अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट ऑलरेडी 9th में एक इक्वेशन को किए। यहाँ पे बस अब दो इक्वेशन को करना है। आप अगर सोल्यूशन निकालने में आपको थोड़ी बहुत हो सकता है भूले हो, दिक्कत हो, तो हम दोनों के सोल्यूशन से निकाल दे रहे हैं। ग्राफ पेपर पे आप उनके पॉइंट्स को प्लॉट करके और उनके इक्वेशन की लाइन को प्लॉट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन आपका है x माइनस 7y प्लस 42। हम यहाँ पे लिख रहे हैं x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे पहला इक्वेशन पहली कंडीशन में जो बनता है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन बनता है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपको 9th में पता है कि एक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के आप जो है उनकी लाइन कैसे ड्रॉ करते थे। जाहिर बस इतना अंतर है कि यहाँ पे आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप पहले के सोल्यूशन तो निकालेंगे और कम से कम दो सोल्यूशंस आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दो पॉइंट आपको जब मिल जाएंगे तो आपकी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि यानी कि दो पॉइंट से एक लाइन गुजरती है, केवल एक लाइन गुजरती है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो क्लियर, आप 2 सोल्यूशंस केवल निकाल लीजिए और सोल्यूशन निकालने के लिए आप यहाँ पे माइनस 7y इक्वल टू, या आपको जो नियम है y इक्वल टू fx बराबर अगर ध्यान में रखेंगे तो आगे के लिए हमेशा मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माइनस 7y इक्वल टू आप करेंगे तो माइनस x माइनस 42, या आप y इक्वल टू करेंगे तो माइनस x माइनस 42 अपान माइनस 7। अब y इक्वल टू, क्योंकि निगेटिव निगेटिव दोनों तरफ है, अगर आप -1 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपके पास होगा x प्लस 42 अपान 7। अब आपके पास y इक्वल टू x प्लस 42 अपान 7 है। क्लियर है? आपको हमेशा जो भी आप वैल्यू यहाँ पे x की रखेंगे तो जो यहाँ पे नंबर्स आएंगे वो जो होंगे यानी कि 7 से डिवाइड हो जाए तो इंटीजर मिलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्रैक्शन में मिलेंगे तो आपको प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगी। अब क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस 42 अपान 7 है तो क्लियर है कि अगर आप x टेंड टू यानी कि x टेंड टू 0 करते हैं तो क्लियर है y इक्वल टू 0 प्लस 42 अपान 7, या यहाँ पे हो जाएगा 42 अपान 7। तो क्लियर है 7 7 जा 49, यानी अरे 7 6 जा 42, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे आप पेयर बना लीजिए इन्हें लिखने के लिए। पिछली क्लास 9th में भी हमने आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आप जो है इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए तो आपको कोई गलती नहीं होगी, और इक्वेशन भी लिख लीजिए कि किस इक्वेशन की आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 के आप सोल्यूशन निकाले हैं, जहाँ पे आपने x और y यहाँ पे लिख लीजिए। x आपने लिया है 0 तो y आया है 6। अब दूसरे सोल्यूशन के लिए आप फिर यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि आपको 42 है, अब अगर यहाँ पे आप 7 ले लेते हैं तो 7 प्लस 42 दैट इज 49 होगा, और फिर 7 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, आपको इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पे आप x टेंड टू 7 कर लीजिए तो y इक्वल टू होगा 7 प्लस 42 अपान 7, और दैट इज y इक्वल टू हो जाएगा 49 अपान 7, या 7 7 जा 49, y इक्वल टू होगा 7। तो क्लियर है, यहाँ पे x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू भी 7। अब एक इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस आप निकाल लिए, इसको आप ड्रा कर सकते हैं। पहला पॉइंट 0 और 6 लेंगे, दूसरा पॉइंट 7 7 लेंगे, और दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपको x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 की इक्वेशन की लाइन तैयार हो जाएगी। और आप 9th में कर चुके हैं। दूसरे इक्वेशन के भी आप उठा लीजिए। दूसरा इक्वेशन आपके पास यहाँ पे है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन आपका है x माइनस 3y माइनस 6
इक्वल टू 0 है दूसरा इक्वेशन, इसको भी y इक्वल टू एफ एक्स पे ही कर लीजिए। तो आप जब -3y करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है x जो है नेगेटिव है, अरे पॉजिटिव है तो उधर जाएगा नेगेटिव होगा, यहाँ पे हो जाएगा -x और ये माइनस है तो ये होगा प्लस, यानी कि -x + 6। अब y इक्वल टू -x + 6 अपान -3, डिनोमिनेटर यहाँ पे नेगेटिव है। स्टैंड अप फॉर्म करने के लिए जब आप -1 का मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी क्लासों में बताया जाता है तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव होता है और ऊपर वाले की सबकी साइन चेंज हो जाएगी। तो y इक्वल टू होगा यानी कि x -6/3। अब आप इस पे जो है x की वैल्यू, हमने पीछे बहुत पहले बताया ही आपको कि x की y की वैल्यू हमेशा x के ऊपर डिपेंड करती है और इसीलिए y इक्वल टू एफ एक्स हमेशा लिखा जाता है। उस फॉर्म में करके जो है आप सोल्यूशन निकालते हैं तो बहुत आराम से निकलता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि x -6/3। अब आपको जाहिर सी बात है x कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको क्या लेना है कि आपको इंटीजर मिले। अगर आप x इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, x टेंड टू 0 तो y इक्वल टू 0 -6/3। क्लियर है कि y इक्वल टू -6/3 होगा या 3 × 6 यानी कि y इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फिर जो है x इक्वल टू 6 भी ले सकते हैं। आपका इंटरनल स्टोरेज अब खत्म हो गया, आगे करें। हाँ, अब यहाँ पे बेटा x टेंड टू 0 जब आपने लिया तो y इक्वल टू 0 -6/3, तो यहाँ पे y इक्वल टू -6/3, 3 × 6 y इक्वल टू -2 आ गया। अब आप x इक्वल टू 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ पे, या x इक्वल टू 3 भी ले सकते हैं। तो x टेंड टू 3 जब लेंगे तो y इक्वल टू होगा 3 -6/3 या यहाँ पे -3/3 और दैट इज इक्वल होगा -1। आपके इसके भी दोनों सोल्यूशन तैयार हो गए। आपने x 0 लिया तो दूसरा इक्वेशन भी आप यहीं पे लिख लीजिए और इस तरह से फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे आप x और y। x आपने 0 लिया तो y आ गया आपके पास -2 और x आपने 3 लिया तो y आ गया -1। क्लियर है? आप फिर से चेक कर लीजिए। आपने x टेंड टू 0 लिया तो 0 -6 -6 और फिर भी अपान 3 है तो 3 × 6 -2 आ रहा है। उसी तरह से x इक्वल टू आपने 3 रखा जब उसमें इक्वेशन में तो 3 -6/3 यानी कि -3/3 -1 आ गया। अब बेटा दोनों इक्वेशंस के ये जो इक्वेशन है इसका भी नाम लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए यहीं पे कि x -3y -6 इक्वल टू 0 के सोल्यूशन है। दोनों इक्वेशंस के आपके पास सॉल्यूशन हो गए। कक्षा 9 में आप ड्रॉ किए ही हैं इक्वेशंस की लाइन, बस अंतर इतना है एक इक्वेशन की लाइन ड्रॉ की है, आपको यहाँ पे दोनों इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी है। अब सॉल्यूशंस भी हमने दे दिया आपको दोनों इक्वेशन के। अब इन सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग जो है आप दोनों इक्वेशंस के लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा काफी पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।